देखिए निधि, 2014 और 19 से अब तक गंगा में बहुत पानी बह गया है, कावेरी में बहुत पानी बह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी एक एक शब्द पकड़कर जब मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वैसी प्रतिक्रिया नहीं हो रही जो 14 और 19 में हुई थी। अगर नरेंद्र मोदी बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना करना चाहते हैं, बजरंग दल की, तो उसमें भी वे कामयाब नहीं हुए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मीनू जी, अभी इस घटनाक्रम के बाद किसी ने सर्वे कराया कि कर्नाटक में इस मुद्दे के सामने आने के बाद, जब प्रधानमंत्री ने बजरंग बली को बजरंग दल के समकक्ष या उसके समानांतर रख दिया, क्या कोई प्रभाव पड़ा। सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 5 से 7% लोगों को भी कोई बहुत असर नहीं पड़ा कि प्रधानमंत्री बजरंग बली के नारे लगवा रहे, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव मूलतः जनता के मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। उसमें से भी सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कांग्रेस ने बड़े रणनीति पूर्वक 40% वाला जो 4% सीएम पे सीएम, इस तरह का जो माहौल बनाया, वो जनता के सिर चढ़कर बोल रहा है। हम भविष्यवक्ता नहीं है, ज्योतिषी नहीं है, हम नहीं जानते चुनाव परिणाम क्या होंगे, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद कर्नाटक का चुनाव हिंदू हिंदू मुसलमान के फ्रेम में उस पिच पर नहीं गया है अब तक, और यही हताशा प्रधानमंत्री की दिखाई दे रही है। जैसा कि मीनू जी ने कहा कि केरल को ले आए हैं कर्नाटक के चुनाव में, इससे साफ लग रहा है कि उनके पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस के नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं, प्रियंका गांधी कह रही है कि आप स्थानीय मुद्दों पर एक भी चुनाव लड़कर दिखा दीजिए, तो वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बस में नहीं है। इसमें मैं थोड़ा और दूर तक जाकर देखना चाहता हूं बजरंगबली वाले मुद्दे को। शायद भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है भले कर्नाटक में इसका असर न हो, लेकिन मात्र 7-8 महीने बाद, 6 महीने बाद नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होना है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब भी जो हिंदी भारत है, जो गाय पट्टी है, उसमें बजरंगबली के मुद्दे को वहां से अगर एड्रेस करेंगे तो नवंबर तक यहां गरमाए रखेंगे। और इसीलिए आप देखिए इसकी प्रतिक्रिया हिंसक रूप से कहां हुई, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बजरंग दल के हुड़दंगियों ने कांग्रेस के कार्यालय में घुसकर इतना उधम मचाया, सारी तोड़फोड़ कर दी। आप वो वीडियो देखिए, वो दृश्य देखिए, टाइल्स और फर्श ग्रेनाइट के वो तक तोड़ डाले उन्होंने, रखे हुए थे शायद वहां पर, पूरा ऑफिस तहस नहस कर दिया। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, प्रतिक्रिया जबलपुर मध्य प्रदेश में हो रही है। तो इस मुद्दे को वे जिलाए रखना चाहते हैं हिंदी भारत के लिए, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बीजेपी के पास नहीं है। जैसे अब कल से अब तक में हजारों ट्वीट, फेसबुक पर पोस्ट इस बात की सामने आ गई है कि श्रीराम सेने को गोवा में अक्टूबर 2014 में मनोहर पर्रिकर उस वक्त मुख्यमंत्री थे वहां, उन्होंने प्रतिबंधित किया था। तब तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि श्रीराम सेने में भगवान श्रीराम का नाम है, तो मनोहर पर्रिकर, उनकी अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री, उनकी अपनी पार्टी की सरकार भगवान राम को ताले में कैद करना चाहती है, ये तो नहीं कहा उन्होंने। दुनिया जानती है बजरंग दल का बजरंग बली से कोई संबंध नहीं है। पिछले 20, 25, 30 सालों में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनमें बजरंग बल की लिप्तता पाई गई है। आपने संयोग से एक नाम लिया विनय कटियार का, दूसरा नाम मैं और लिए लेता हूं, मैं मध्य प्रदेश से हूं, ग्वालियर से हूं। जयभान सिंह पवैया बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक थे। बाबरी मस्जिद वाले मामले में वे आरोपी रहे, सीबीआई की सुनवाई तक में वे अभियुक्त रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इस वक्त वे भी हाशिए पर है। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला और अगली बार भी टिकट मिलेगा इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है। विनय कटियार भी हाशिए पर है। अगर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को बजरंग दल की इतनी ही चिंता थी तो जो विनय कटियार और जयभान सिंह पवैया बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों में रहे हैं, कम से कम उन्हें ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सम्मानजनक स्थान दिए रहते। मैं प्रतीकों पर नहीं जाना चाहता कि शिमला में बजरंगबली की सबसे बड़ी मूर्ति है इसलिए कांग्रेस में चुनाव जीत गई और बजरंगबली ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मैं इस पर जरूर जाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हिंदू मुस्लिम राजनीति की
भगवानों के नाम पर राजनीति करने के पाखंड की, जैसे अभी धनंजय भाई ने पाखंड नाम दिया, मैं अखंड पाखंड लिखता हूं हमेशा, मेरा तो हैशटैग ही इन लोगों के लिए अखंड पाखंड। वो अब धीरे धीरे बिखरता जा रहा है, वो अब जनता के सिर चढ़ नहीं रहा। नरेंद्र मोदी भी जान रहे हैं कि कर्नाटक में सब कुछ करके भी जितने सर्वे अब तक आ रहे हैं वे उनकी पार्टी को अच्छी दशा में नहीं बताते। मैं कई बार शुरुआती डिबेट्स में पिछले 15-20 दिनों में कह चुका हूं, मैं क्या सब लोग कह चुके हैं कि बीजेपी जानती है कि परिणाम ठीक नहीं आने वाले, इसलिए उनके इशारे पर चलने वाले मीडिया डिबेट्स और चैनल बीजेपी के खांचे में जेपी नड्डा साहब की फोटो लगाए हुए हैं, नरेंद्र मोदी की फोटो तो नहीं लगी है। अगर कर्नाटक जीतती दिखाई दे रही होती तो नरेंद्र मोदी की फोटो तस्वीर होती वहां पर, और हो सकता है मतगणना के दिन 10 बजे तक हमें इंतजार करना पड़ेगा, 11 बजे तक। अगर बीजेपी जीतती दिखाई देगी तो ये सारे मुख्यधारा के चैनल तुरंत जेपी नड्डा की फोटो हटाकर मोदी जी की फोटो लगा देंगे। मेरा आशय यह है कि कर्नाटक में सब कुछ करने के बावजूद बाजी हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। वहां अनिल जैन सर ने कहा कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तो हमें मान लेना चाहिए कि हनुमान जी का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा सचमुच में लगने लगा है, प्रतीकों से ही अगर चले तो प्राकृतिक न्याय की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के हाथ से मुद्दे फिसलते जा रहे हैं। विपक्षी दलों के पास, जनता के पास ऐसे मुद्दे अपने आप आते चले जा रहे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं। चाहे पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना हो, चाहे और तमाम सारी घटनाएं आप देख लीजिए, उनका कोई मुद्दा अब जनता के सिर नहीं चढ़ पा रहा। तो इस वक्त भी कर्नाटक पर अगर हम लौटें तो देखेंगे वहां जिस तटीय क्षेत्र की बात मीनू जी ने कही, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है वहां की गहराई से। अगर किसी एक छोटे हिस्से में बजरंगबली के नाम पर बीजेपी को कुछ थोड़ा बहुत फायदा होता दिखाई भी दे रहा होगा, तो बाकी का पूरा कर्नाटक राज्य तो बहुत आगे चल रहा है कांग्रेस को लेकर। वहां पे जो आम सभाओं में, रैलियों में भीड़ है, जो सर्वे आ रहे हैं, खुद बीजेपी समर्थक तमाम सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सर्वे करती हैं, उनके सर्वे में तो इस मुद्दे के बाद सीटें बढ़ गई हैं। अब तो 145 151 तक सीट बताई जा रही है कांग्रेस के लिए। हम नहीं जानते, मैंने आज तक जिंदगी में सीटों का दावा कभी किसी राजनीतिक दल के लिए किसी चुनाव में नहीं किया, आज भी नहीं करूंगा। लेकिन जो दिख रहा है उससे ऐसा लगता है कि बजरंग को बजरंग दल के बराबर रखना, एक पलड़े में रखना, खुद हिंदुओं को भी, न कर्नाटक के न बाहर के। मुझे नहीं लगता मेरे मध्य प्रदेश में, ग्वालियर, भोपाल, या आपके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में, या बिहार में, चंडीगढ़ में कहीं कोई ये मानता होगा, कोई सच्चा हिंदू, भाजपा समर्थक भी, कि बजरंग दल यानी बजरंगबली, ये कौन मान लेगा? एक राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बजरंग दल, उसका बजरंगबली से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इसी तर्क पर चले तो शिवसेना तो भगवान शिव की होना चाहिए, त्रिकालदर्शी शंकर के नाम की होना चाहिए शिवसेना। तो उसकी सरकार तोड़कर तो आपने महापाप किया है। फिर तो भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे को, देवेंद्र फडणवीस को कुंभी पाक नर्क में जाना पड़ेगा। वे तो उससे भी बड़े हैं ना, बजरंगबली से भी बड़ा स्थान है भगवान शंकर का, तो वे तो आदि अनादि हैं। अगर दल के नाम में किसी भगवान का नाम, किसी अवतार का नाम जुड़ा है, तो उसे अगर हम भगवान के नाम पर मान लेंगे तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है। एक अंतिम बात, क्या हम पाकिस्तान से भी गए बीते हो गए? पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाया गया। मैंने बहुत सर्च किया पिछले 3-4 दिनों में अनिल सर, मुझे एक भी ऐसी लिंक, एक भी खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान में किसी ने यह कहा हो कि जैश ए मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाना यानी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद में खाने में डालने की कोशिश है। वहां तो किसी ने नहीं कहा। एक बिल्कुल कट्टरपंथी देश, वहां एक आतंकवादी संगठन समाज विरोधी गतिविधियों के कारण प्रतिबंधित किया जाता है और उसके नाम में मोहम्मद जुड़ा हुआ है, जैश ए मोहम्मद। फिर भी किसी ने नहीं कहा कि यह नबी करीम, आखिरी नबी को कैद करने की कोशिश है, जो नरेंद्र मोदी भारत जैसे एक सुशिक्षित राष्ट्र में बयान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे तरस आने लगा उनकी बुद्धि पर, उनके विचारों पर। यद्यपि वे इस लायक तो सदैव से ही थे, लेकिन दिन प्रतिदिन वे अपना दर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, उन पर तरस खाने का दर्जा बढ़ता जा रहा है। और अगर चुनाव परिणाम खिलाफ आए तो ये और भी शर्मनाक बात होगी कि आपने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद अगर आप कर्नाटक में चुनाव हारते हैं
तो 7 लोक कल्याण मार्ग में रात भर जागकर उन्हें 13 मई को सोचना तो चाहिए कि वे कहां पहुंच गए। राहुल गांधी जो है वो इस सांप्रदायिकता से निकालने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए, इस देश को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी बात से है तो इसी सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक विचारधारा से है। शुरू में अनिल जी ने कहा था, और मैं उस बात से सहमत हूं, कि बहुत सारे पत्रकार और विश्लेषक ये कह रहे थे कि क्या जरूरत थी चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करने की। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी चुनावी हार जीत से परे हर तरह का जोखिम उठाने को तैयार है। उनकी लड़ाई सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के साथ है। इसलिए वे छात्र छात्राओं से लेकर आम जनता तक जहां भी वे जाते हैं, बहुत स्पष्ट उनका विचार है कि प्रेम, भाईचारे की राजनीति और नफरत की राजनीति, इसमें से एक चीज को देश को चुनना है। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी इस बात की भी चिंता नहीं कर रहे हैं कि अगर घोषणा पत्र में ये लाइन आ गई, पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम भी आ गया, इससे अगर नुकसान भी हो रहा हो तो भुगतने को राहुल गांधी तैयार है। लेकिन अब वे विचारधारा के आधार पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसलिए चाहे वे जेएनयू जाए, चाहे वे जंतर मंतर पे हो सकता है आज पहुंच जाए पहलवानों से मिलने, या कहीं भी वे अपनी बात कह रहे हैं, पूरी भारत जोड़ो यात्रा में हमने देखा कि वे बहुत स्पष्ट विचार के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी लड़ाई राजनीतिक से ज्यादा विचारधारा की लड़ाई है। ऐसा मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते वे चाहते हैं कि देश पूरा इस बात को समझे कि धर्म की, सांप्रदायिकता की राजनीति अंततः देश के लिए घातक साबित होगी। इसलिए वे जोखिम लेते हैं बार बार। भले चुनाव में 2-4% वोट कर्नाटक में घट भी जाए, तब भी वे तैयार हैं इस बात को कहने के लिए कि बजरंग दल एक उपद्रवी संगठन है। तमाम घटनाएं हैं जो कल से अब तक सामने, जिस दिन से घोषणा हुई है, वो जो सुबोध सिंह थे उत्तर प्रदेश में पुलिस के इंस्पेक्टर, उनकी हत्या से लेकर अनगिनत घटनाएं हैं जिनमें बजरंग दल की लिप्तता पाई गई है। तो राहुल गांधी इस बात से नहीं डर रहे हैं कि अगर वे संघ के खिलाफ लड़ रहे हैं तो हिंदू मानस उनके खिलाफ हो जाएगा, जो हिंदू वोटर है उन्हें वोट नहीं देगा। वो उसी हिंदू को तो चेताने की लड़ाई लड़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या संघ की राजनीति में अभी डूबा हुआ है। वो उसी को तो चेता रहे हैं, उसको जगा रहे हैं कि भाई ये राजनीति अंततः आपके लिए ही घातक साबित होगी। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, लिखता रहा हूं, आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि फांसीवाद, ये कोई मेरा कोटेशन नहीं है, इतिहास प्रसिद्ध बात है कि फांसीवाद अपने जनक और जननी को खा जाता है। तो ये जो फांसीवाद भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये जो भस्मासुर है, इसने अब अपनों के सर पर ही हाथ रख दिया है। 2 दिन पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर पुलिस या जुल्म सहने वाले मुसलमान नहीं थे। उन पहलवानों में एक भी मुसलमान नहीं है। तो अब ये जो कट्टरतावादी, हिंदू कट्टरतावादी सत्ता है, इसका जुल्म, इसका डंडा अब इसके अपने लोगों के सिर पर ही चलना शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा। इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अकेले मुसलमान और ईसाई ही इसकी कीमत नहीं चुकाएंगे। इसकी कीमत वे लोग भी चुकाएंगे जिन्होंने इस भस्मासुर को दूध पिलाया है, जिन्होंने इस फांसीवाद के वृक्ष को उसको खाद पानी दिया है। उन सबको भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी शायद इसी विचार के साथ आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं जानते वे कब कितना कामयाब होंगे, देश कब इस बात को समझेगा। और ऐसे चुनाव परिणामों के जरिए ही 1 प्रदेश, 2 प्रदेश, 3 और अंततः देश पूरा ये बता सकता है कि उसे भाईचारे वाला देश चाहिए, भाईचारे की, आपसी सौहार्द की राजनीति चाहिए। हिंदू मुसलमान की, कब्रिस्तान शमशान की, कपड़ों के आधार पर पहचानने वाली राजनीति नहीं चाहिए। ये फैसला जनता को करना है। अगर उसे यही मंजूर है, अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और नफरत की राजनीति ही मंजूर है, तो उससे जीने दीजिए।